अभी तक। हालांकि हमने ये बात रखी थी कि कर्मचारी हमें, चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे कोई और स्कीम हो, कर्मचारी को लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, बल्कि कर्मचारी का जो अंशदान है ब्याज सहित वो उसको वापस कर दिया जाए। वो चाहे रिटायरमेंट कैसे भी हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, चाहे सुपर एन्युएशन हो, और चाहे वो स्पेशल वॉलंटरी हो या एब्जॉर्प्शन का कोई भी केस हो, कर्मचारी का अंशदान उसको वापस किया जाना चाहिए। और जो 25 साल पे 50% की जो कैलकुलेशन है, सरकार को उसे घटा करके 20 साल पे 50% पेंशन की कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये दो मुख्य हमारी डिमांड थी। तो 19 मार्च के गजट में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि अगर आप यूपीएस में स्विच करते हो, तो यूपीएस में स्विच करने के बाद अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो आप 25 साल की नौकरी से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं। इस वाले गजट में एक बड़ा बदलाव है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की उन्होंने जो मैच्योर अवधि रखी है वो 25 साल ही रखी है, लेकिन इस गजट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई 20 साल के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता है, अगर उसकी नौकरी 20 साल की रेगुलर हो चुकी है, तो वो रिटायरमेंट लेके जा सकता है। ऐसे केस में जिसकी 20 साल की नौकरी हो गई या 21 की हो गई, 22 की हो गई, अगर वो रिटायरमेंट लेके घर जाएगा तो उसे प्रो रेटा बेस पर पेंशन दी जाएगी। प्रो रेटा बेस पेंशन का मतलब है कि आनुपातिक पेंशन, यानी 25 साल में अगर 50% का अनुपात बैठता है तो 20 साल में कितना बैठेगा, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से 20 साल में 40% पेंशन बैठेगी, ये पेंशन मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात की तस्दीक, इस बात की व्यवस्था पुराने वाले गजट में नहीं थी। पुराने वाले गजट में 25 साल की नौकरी से पहले आप जा ही नहीं सकते, रिटायरमेंट ले ही नहीं सकते। अगर आप रिटायरमेंट लोगे तो वो रेजिग्नेशन हो जाएगा, और रेजिग्नेशन में कोई भी पेंशन बेनिफिट नहीं मिलते हैं रेजिग्नेशन के केस में। तो ये अगर मैं बात करूं, चैप्टर 3 है, और पेज नंबर अगर मैं इंग्लिश वाले गजट की बात करूं तो पेज नंबर 32 है। 32 का पॉइंट नंबर 13 है, जो कहता है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बार बार ये इस बात को बोलता हूँ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक दिन ओपीएस का दरवाज़ा बनेगी, ओपीएस का दरवाज़ा साबित होगी। ओपीएस तो नहीं साबित होगी, लेकिन ओपीएस का दरवाज़ा साबित होगी। और लगातार यूपीएस में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं वो ओपीएस की तरफ इसको ले जा रहे हैं। अब आप 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप पेंशन के हकदार 50% के नहीं बल्कि 40% प्रो रेटा बेसिस पर। तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आनुपातिक जो पेंशन बनी वो 20 साल में 40% पेंशन बनी। तो ये एक बड़ा बदलाव है। आज अगर सरकार 20 साल में आपको रिटायरमेंट देने के लिए तैयार हो गई है आपकी इच्छा पर, तो कल उसको 20 साल में 40 की बजाय 50% पेंशन देनी ही देनी पड़ेगी। ये मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि हम लड़ाई को तकनीकी तरह से लड़ रहे हैं। देखिए आज 22 साल से ज़्यादा हो गया। 1 जनवरी 2004 से एनपीएस इम्प्लीमेंट हुई थी और 1 जनवरी 2026 आने वाला है। 22 साल पूरे होने वाले हैं। 22 और 4 26 मतलब 23 साल पूरे हो जाएंगे। अगर देखा जाए 22 साल तो पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो 22 साल की पीछे की अगर 15-17 साल का अगर इतिहास देखा जाए, उस दरमियान कोई लड़ाई ही नहीं हुई। फिर बहुत सारी रैलियां हुई, बहुत बड़ी बड़ी भी रैलियां हुई, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग टेक्निकल टेबल टॉक करने के लिए बैठे तो हमारा पूरा फोकस ये था कि कैसे एनपीएस में वो अमेंडमेंट किए जाएं कि एनपीएस ही ओल्ड पेंशन स्कीम बन जाए। फिर सरकार का जो मन करे वो नाम रख ले, जिसको जो जैसा अच्छा लगे उसको, उसकी जिम्मेदारी है। तो हम उस टेक्नोलॉजी पे, उस तकनीक पे और उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने आगामी 9 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल रैली का भी आयोजन कर रखा है। उसकी प्लानिंग चल रही है। मैं पूरे देश में जा रहा हूँ। अभी अगला राउंड मेरा पूर्वोत्तर भारत में रहेगा। और चूँकि त्रिपुरा में अभी नए मतलब जो है एनपीएस शुरू हुआ है 2018 से, त्रिपुरा में शुरू हुआ है, 18-19 से कम समय हुआ है।
अगला मेरा विजिट त्रिपुरा रहेगा और उसके बाद त्रिपुरा है, अरुणाचल है और मिज़ोरम मेरी विजिट प्लानिंग में है कि इन राज्यों में भी हम जाएंगे और वहाँ की सरकारों से बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से मिलने की कोशिश करेंगे और उन जिन स्टेट्स में अभी एनपीएस के खिलाफ कमेटी नहीं बनी है वहाँ भी कमेटी बनवाएंगे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़े इस चीज़ का। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि देखिए हमें ओपीएस तो अभी नहीं मिली है, लेकिन आज अगर 20 साल में आपको जाने के लिए सरकार फ्री कर रही है और प्रो रेटा बेस पर पेंशन देने की शुरुआत कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रैक ठीक है। आज 20 साल में 40% कह रही है तो कल 20 साल में उसको 50% पेंशन देनी पड़ेगी। ये है पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो केस है वो साइंटिस्ट पर लागू नहीं होगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट हैं तो आपके मामले में 20 साल में आप नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार कभी भी जो इस तरह के एक्सपर्ट होते हैं उनको अपनी नौकरी से जल्दी बाहर जाने देना नहीं चाहती, या उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट पर नौकरी कर रहे हैं या कहीं एब्रॉड में, कहीं विदेश वगैरह में गए हुए हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के तहत या किसी और प्रोग्राम में, या फिर आईटीईसी जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसमें अगर आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें अगर आप एम्प्लॉय हैं और असाइनमेंट पे हैं, किसी स्पेशल असाइनमेंट पे, तो उनको 20 साल में सरकार जाने नहीं देगी। ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको मैंने सबसे पहले शेयर किया। 20 साल सेवा हो गई है और कोर्ट टेट करने को बोले। टेट का मसला सागर जी मैंने समझा। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल आदेश निकाला है। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि एक तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि इसकी व्याख्या सही हो जी। एक तो मुझे ये अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसकी व्याख्या आम जनमानस में सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी बात, एनपीएस और ओपीएस के मसले में भी 22 दिसंबर 2003 से जिनका पहले का नोटिफिकेशन था उनको ओपीएस में सरकार को शामिल करना ही पड़ा। कोर्ट केसेज हुए। ऐसे ही केस में चाहे वो स्टेट का टेट हो और चाहे वो सेंट्रल टेट हो, सीटीईटी हो, तो जो टीचर्स उस दरमियान लगे हैं, जो 2017 का, जिसको 2011 के बाद शायद कहा गया है, मैंने अभी उस आदेश को पढ़ा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल ऐसा कोई आदेश जारी कर दे, जनरल सर्कुलर निकाल दे कि सभी को अब टेट देना पड़ेगा, भले ही वो 2007 से 5 से नौकरी कर रहे थे। भाई जब टेट आया ही 2011 के बाद है तो, और पात्रता परीक्षा तो जब विज्ञापन निकलता है उसी में दिया रहता है, पात्रता परीक्षा बाद में थोड़ी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है जो अतार्किक है, कुतार्किक है, गैर रिलीवेंट है, तो हम उसके खिलाफ सरकार को मजबूर करेंगे अपने प्रदर्शन से, अपने दबाव से, कि सरकार एक और गजट निकाले और वो जो 2017 का जो गजट है तो उसको बदल दें, ख़त्म बात। सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत पड़ी तो, अब डबल बेंच का चूँकि डिसीजन है मैंने सुना है, तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा जस्टिस का दरवाज़ा वही है, उसके अलावा तो कुछ भारत में है नहीं उससे बड़ा। तो उसके बाद केवल एक ही चीज़ बचती है और वो है सरकार पर दबाव बनाना और ऐसे गजट में बदलाव करना जिसके आधार पर कोर्ट ने इस तरह का अनैतिक जो डिसीजन दे दिया। तो उस पर हम सागर जी बात फिर कभी और कर लेंगे। अभी मैं बात करता हूँ यूपीएस पर। एक बार मैं फिर आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो एक तो बात ये हो गई कि 20 साल की नौकरी के बाद जो लोग जाना चाहते हैं, ख़ास करके मेरे पैरा जो मिलिट्री के जो साथी हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के हैं या सीआईएसएफ के हैं, तो इस तरह के जितने भी साथी अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो वो ये समझ लें कि कम से कम हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। वो कदम ये है कि फ़िलहाल आप 20 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। भले ही 50% की जगह भी 40% पेंशन की बात कर रही है प्रो रेटा बेसिस पर। हम सरकार पर इतना दबाव बना लेंगे, बशर्ते आपका साथ चाहिए। 9 नवंबर को आपका पूरा साथ चाहिए दिल्ली घेरने के लिए, और हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं 9 नवंबर की रैली के बाद 20 साल की नौकरी के बाद ही 50% पेंशन का प्रावधान लेकर के आएंगे। ये हम वादा कर रहे हैं।
और उसके लिए जनवरी 2026 तक हमें जाना नहीं पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो सबसे इसमें जो और ख़ास बात है, इसमें कुछ मुद्दे और भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके अलावा भी, और वो बड़े अजीबोगरीब हैं, क्योंकि ये मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSUs और ऑटोनोमस बॉडीज़ यानी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए है। कृष्णपाल वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, कह रहे हैं हरदोई आपके साथ है। नहीं, अनिल कुमार सिंह जी का सवाल है कि क्या 20 साल की सेवा के बाद 60 वर्ष उम्र पूरा होने की बाध्यता खत्म हो गई है? ऐसा अभी नहीं लिखा है, इस मामले में अभी क्लैरिटी नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने ये लिखा है कि 20 साल की कंप्लीशन के बाद, ये पॉइंट नंबर 13 है, जिसमें उन्होंने कहा है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस at any time after a subscriber has completed 20 years regular service, he may by giving notice not less than 3 months in writing to the appointing authority retire from service। वो रिटायर हो सकता है और उसको जो पे आउट्स मिलेगा, क्योंकि इसमें पेंशन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि पे आउट इस्तेमाल किया गया है, और वो पेंशन उनसे जो मिलेगी या जो पे आउट मिलेगा वो मिलेगा जो 19 मार्च का PFRDA का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम 2025 19 मार्च, ये जो गजट था उसके तहत मिलेगी। उस गजट में तो यही व्यवस्था थी कि भले ही आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो लेकिन आपको पेंशन शुरू होगी रिटायरमेंट के दिन के बाद से। तो अभी सरकार 20 साल पे आई है और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 9 नवंबर के बाद, अगर पहले नहीं तो 9 नवंबर के बाद आपको एक बड़ी खबर मिलेगी, और वो ये मिलेगी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत होगी। ये तो तय है कि ये बदलाव होना ही होना है इस मामले में, क्योंकि जब पिछली बार कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के मंत्री जी थे तो उन्होंने भी सहमति दी थी कि ये गलत है कि कोई कैसे 10 साल 12 साल इंतजार करेगा। इस पर काम हो रहा है, और पिछली बार अभी BMS के कुछ नेता मिले थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ था, तो इस मामले पर उनका भी यही दावा है कि पेंशन की शुरुआत वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से ही होगी। ये तो तय है। हाँ, दूसरी जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कहने वाला था अनिल कुमार सिंह जी के क्वेश्चन से पहले, कि इस गजट को देखकर ये लगता है कि सरकार स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर खास करके, मैं अभी स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ की बात नहीं करूंगा बल्कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ और PSU की बात करूंगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां NPS लागू है उनकी मैं बात करूंगा। सरकार ने इसमें जो 2-3 व्यवस्थाएं दी हैं वो ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी नौकरी कर रहा है और उसने UPS ले लिया है, वो उस UPS को उसने ऑप्ट कर लिया है, और विद इन 10 ईयर्स सर्विस, मान लीजिए उसकी 10 साल की नौकरी नहीं हुई और उस 10 साल की नौकरी के पहले उसने किसी स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई किया था, वहाँ सिलेक्शन हो गया थ्रू प्रॉपर चैनल, या वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में थ्रू प्रॉपर चैनल चला गया, या फिर स्टेट ऑटोनोमस बॉडी में थ्रू प्रॉपर चला गया, लेकिन उसकी नौकरी को 10 साल नहीं हुए थे, यानी कि 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती है और ये 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस OPS में भी होती है, सेम टू सेम। अगर 10 साल नहीं हुए थे उसकी नौकरी को और वो चाहे स्टेट ऑटोनोमस बॉडी में चला जाए थ्रू प्रॉपर चैनल इस्तीफा दे करके, चाहे इस्तीफा दे करके सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में चला जाए, चाहे इस्तीफा दे करके सेंट्रल PSU में चला जाए, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन नहीं देगी, बल्कि जितना इंडिविजुअल कॉर्पस में पैसा है, इंडिविजुअल कॉर्पस में पैसे का मतलब 10% आपका और 10% सरकार का है, वो पैसा लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारी को दे देंगे और पेंशन देने का काम नहीं होगा। हालांकि ये तो NPS में क्या था, NPS में अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका 20% दे देते थे और 80% पर पेंशन देते थे, तो ये तरीका था प्रीमेच्योर एग्जिट में। अभी इन्होंने ये कहा है कि अगर 10 साल से कम नौकरी थी और आप थ्रू प्रॉपर चैनल विद परमिशन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी आप नौकरी करने के लिए चले गए
तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस में से लमसम अमाउंट निकाल करके दे देंगे एज पर अथॉरिटी या एज पर लॉज, और आपको पेंशन नहीं देंगे, ना ही आपकी सर्विस वहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये एक सबसे, इसको आप समस्या के रूप में भी देख सकते हैं, और जिनको नौकरी छोड़ करके जाना है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पैसा मिल जाएगा और उनकी हेडेक खत्म। तो ये एक केस है। अगर 10 साल से कम नौकरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हैं तो यूपीएस सेम टू सेम ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 10 साल से ज़्यादा है, अगर नौकरी 10 साल से ज़्यादा हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई यूपीएस में आ गया है, यूपीएस को ऑप्ट कर लिया है, फिर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है तो उसे क्या करेंगे, उसका यूपीएस स्विच हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है या सेंट्रल पीएसयू में जा रहा है, वो चाहे एब्जॉर्प्शन से जा रहा हो, तो उससे उसी दिन रिटायर मान लेंगे और रिटायरमेंट पे जितनी पेंशन बनेगी वो दे देंगे प्रोरेटा बेसिस पर। मान लीजिए 12 साल की 15 साल की नौकरी है तो 30% पेंशन बनी, 30% की पे आउट दे देंगे, और जो उसका लमसम अमाउंट बना वो दे देंगे और कर्मचारी को रिटायर मान लेंगे, अगर वो पीएसयू में या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है तो। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका मतलब सरकार ने ये मन बना लिया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों को और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को शायद यूपीएस नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, इनके इस गजट से आशंका हो रही है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्या होता था, आप किसी भी गवर्नमेंट से किसी भी गवर्नमेंट में जाएं, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस में जाएं चाहे पीएसयू में जाएं, अगर वहाँ एनपीएस चल रहा है तो सेम टू सेम आपका एनपीएस कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। आपको दोबारा एनपीएस कार्ड, पैन कार्ड नहीं बनवाना पड़ता था, आपकी नौकरी भी ऐड हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर सरकार जिस तरह से पल्ला झाड़ रही है, उस तरह से ये लग रहा है कि सरकार ऑटोनोमस बॉडीज़ में, पीएसयू में यूपीएस को लाने की मंशा नहीं रख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो ये नियम बनाने की ज़रूरत क्या थी। ये अगर मैं बताऊँ तो आपको पॉइंट नंबर ये पड़ेगा 15 नंबर का है, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस का, पेज नंबर 33 पर। और इसका अगर आप पॉइंट बी पढ़ेंगे, 2 का बी पॉइंट, where the resignation has been submitted to take up after completion of qualifying service less than 10 years with proper permission another appointment, whether temporary or permanent, in the state government, in the state autonomous body, in the public sector undertaking of central government or state government. In such cases, the accumulated pension wealth in the individual corpus under the unified pension scheme shall be payable to the subscriber in lump sum in accordance with the regulation as notified by the authority. वो साफ साफ कह रहे हैं कि 10 साल से नौकरी कम है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपने यूपीएस ले रखा है, फिर आप चाहे सिलेक्शन के तौर पे भले ही थ्रू प्रॉपर चैनल सेंट्रल पीएसयू में जा रहे हों, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहे हों, वो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में, इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब 10% बाई एम्प्लॉई, 10% बाई गवर्नमेंट, जितना भी कॉर्पस है वो आपको लमसम के रूप में दे देंगे अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी नोटिफाई करेगी कितना पैसा देना है, वो पैसा उनको दे देंगे, और कोई सर्विस का एडिशन नहीं, कोई पेंशन नहीं। क्योंकि वैसे तो इसका मतलब साफ है, अगर एनपीएस तो वहाँ भी है, जब एनपीएस में बदलाव हो गया, यूपीएस आ गया, तो एनपीएस में बदलाव आकर के वहाँ भी यूपीएस आ जाना चाहिए था। लेकिन इस पॉलिसी से ऐसा लगता है कि सरकार सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यूपीएस लाने की चाहत में, मंशा में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सी पॉइंट इसका जो है, वेयर द रेजिग्नेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू टेक अप ऑन और आफ्टर completion of 10 years of qualifying service with proper permission another appointment, whether temporary or permanent, in the state government or any autonomous body or public sector undertaking of the central government या state government, the subscriber shall be entitled to assured payout admissible under the PFRDA, operationalization of unified pension scheme or NPS
रेगुलेशन 2025 एज इन केस ऑफ सुपरएनुएशन। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर नौकरी 10 साल से ज़्यादा है, यानी क्वालिफाइंग नौकरी आप पूरी कर चुके हैं और उसके बाद आप थ्रू प्रॉपर चैनल किसी दूसरे अपॉइंटमेंट के तहत, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हों, चाहे आप ऑटोनोमस बॉडी, वो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, चाहे पीएसयू वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सरकार आपको उस दिन रिटायर मान लेगी और उसके हिसाब से आपको एश्योर्ड पेमेंट देना शुरू कर देगी, जैसा कि सुपर एनुएशन पे करती है। यानी कि अगर 15 साल की नौकरी हुई तो आपको 30% पेंशन देना शुरू कर देगी उसी दिन से। ये है तरीका क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। तो ये जो 3 बड़े बदलाव हैं, एक इसी का पैरा 4 है, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम द सर्विस और पोस्ट विद द टेकिंग अप एन अपॉइंटमेंट अंडर। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जा रहे हो, कारपोरेट सेक्टर में जा रहे हो और आपने रेजिग्नेशन का दे रखा है 3 महीने पहले, रेजिग्नेशन जो इंटीमेशन दिया जाता है वो आपने दे दिया, तो आप उसको विड्रा नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको प्राइवेट कंपनी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपकी नौकरी कितने साल की हो, अगर आपने इस तथ्य को लिख करके कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में या कारपोरेशन में जा रहा हूँ, भले ही वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में हो, और आपने अगर इस्तीफ़ा दे दिया कि 3 महीने बाद मैं इस्तीफ़ा मेरा मंजूर कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो उस एप्लीकेशन को आप दोबारा विड्रा नहीं कर पाएंगे। ये भी इन्होंने पैरा 4 में एक रूल बना दिया है। तो ये जो अभी तक की जो मेन बदलाव थे ये आज डिस्कस करने थे। इसके बाद फिर हम इस पूरे गजट को, चूँकि 22-24 पेज का ये पूरा गजट है, इसको एक आध बार और पढ़ेंगे। आज की जानकारी ये ज़रूरी थी क्योंकि कर्मचारी बार बार फ़ोन कर रहे थे साथी कि, और ख़ास करके पैरा जो मिलिट्री वाले हैं, आर्म फोर्सेस वाले हैं, कि वो ये जानना चाह रहे थे, सर आई डोंट वांट टू ज्वाइन यूपीएस पेंशन। हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना है, ये तो हम किसी से नहीं कह रहे हैं। अगर ज्वाइन करना होता तो दिल्ली गवर्नमेंट में हम लोग लाखों लोगों को ज्वाइन करा चुके होते हैं। यूपीएस को कोई तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ना देना शुरू कर दे, और दूसरी बात, कर्मचारी का अंशदान वापस करने की घोषणा ना कर दे। तब तक यूपीएस में हम क्यों जाएंगे? कोई नहीं जाएगा यूपीएस में। हाँ, एक कदम सरकार जो पिछली अभी थोड़े दिन पहले अगस्त में 19 अगस्त को मेरे ख्याल से सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया कि ये कहा कि यूपीएस से भी एक बार आप चाहें तो फिर से एनपीएस में वापस आ सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप मानूंगा मैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार यूपीएस लाई ही क्यों? सरकार को यूपीएस लाना ही नहीं चाहिए था। सरकार को सीधे सीधे एनपीएस में ही अगर वो 18.5% अपना बढ़ा देती सीधे सीधे, और सरकार ये कह देती कि आप चाहो तो रिटायरमेंट पे 10+14 के हिसाब से यानी एनपीएस के हिसाब से पेंशन ले लो, और आप चाहो तो सरकार का पूरा कंट्रीब्यूशन वापस कर दो और ओपीएस ले लो, खत्म हो जाती बात, खत्म हो जाती बात। अब सरकार एक तरफ तो 18.5% कर भी रही है और वो दे भी नहीं रही है, पेंशन देने के लिए बाध्यता लगा रही है 25 साल, उसमें भी कह रही है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लो, घर जाओ और 10 साल घर बैठे रहो बिना खाए पिए, और फिर हम पेंशन देंगे आपको 10 साल के बाद। तो ये तो जब तक इस मामले में कोई सुधार नहीं हो जाता तब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा, ये तो तय है। अब दूसरी बात जो मैं बात रखना चाहता हूँ, एक तो मेरा जो साथी नए जुड़े हैं इसमें, बाद में जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा 9899353538 जो नंबर है उसको व्हाट्सएप पर परमानेंटली बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया? मैं तो अपने मैसेज केवल डालता हूं लोगों को, मैं तो बाहर के भी मैसेज नहीं डालता हूं, ब्रॉडकास्ट से केवल और केवल अपनी अपडेट्स देता हूं लोगों को। लेकिन अब नहीं लग रहा है ठीक, व्हाट्सएप को नहीं लग रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन को ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको परमानेंटली बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं किसी को संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ व्हाट्सएप पर। और 15-20 दिन से जो मैसेज मेरे पास आ भी रहे होंगे, हज़ारों की तादाद में मैसेज आ रहे होंगे, वो कोई मुझ तक पहुँच नहीं रहे हैं। पता नहीं लोग क्या क्या पूछ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि पटेल जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। मैं आप लोगों को अब बता दूं कि मेरा नया नंबर मैंने एक्टिवेट किया है और वो नंबर है 8851280992, यानी कि 8851
8851288512 8851280992। ये मेरा नया नंबर है, इस पर मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ। इससे मैं ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा मैंने व्हाट्सएप बिजनेस चलाया फिर इसको, तो इस पर ब्रॉडकास्ट 15-20 लोगों तक ही जाता है, ज़्यादा लोगों तक नहीं जाता है। अब दूसरी मैं बात जो करूँगा वो और इम्पॉर्टेंट है। हम लगातार सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं, टेबल टॉक करने का काम करते हैं, वार्ता करते हैं, समाधान लेकर के जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई हल ना निकले। हम अगर आंदोलन करते हैं, जितनी बार हमने आंदोलन किया है उतनी बार हम कुछ न कुछ लेके आए हैं, चाहे वो 10 से 14% हो, चाहे वो डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प हो, चाहे वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो यूपीएस में डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प हो, और चाहे वो यूपीएस में ग्रेच्युटी का भी प्रावधान हो, और चाहे वो आज 25 साल की जगह 20 साल पर भी वॉलंटरी रिटायरमेंट की शुरुआत हो। और इस बात को मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि जी मंजी सर 18% भी टैक्स मनी है। नहीं डॉक्टर नीलपरी जी, 18% टैक्सेबल इनकम नहीं है क्योंकि वो आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि जो एडिशनल है 10 से 14 वाला, 10 के मुकाबले 10 सरकार का वो टैक्स फ्री है, और जो सरकार का 4% एक्स्ट्रा है उस पर सरकारें टैक्स ले रही हैं बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब एनोमली है। पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स क्या करना चाहते हैं, सबको बांट देना चाहते हैं कि भाई जब वो सैलरी का हिस्सा नहीं है तो आप उस पर इनकम टैक्स कैसे ले सकते हो। तो वो जो बात रही 18% या 18.5%, उस पर भी टैक्स नहीं लगा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन भरोसा कुछ नहीं, जब ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून आते हैं कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो लेकिन पेंशन 10 साल बाद शुरू होगी, तो इनका भरोसा कुछ नहीं कि कल को कौन सा प्रावधान ये बना करके भेज दे हमारे पास। लेकिन फिलहाल आज की डेट में वो 18 या 18.5% अभी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, वो गवर्नमेंट का मनी नहीं है, पब्लिक। अच्छा जी देखिए, पब्लिक का तो सहारा ही है, गवर्नमेंट का तो क्या ही है। मैं कहूँ कि गवर्नमेंट इज़ द पार्ट ऑफ पब्लिक, तो मैं इस बात को मैं क्या ही कहूँ। देखिए वो सारा, हम सब कुछ, सारा चीज़ें पब्लिक की ही है, ये तो खैर इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता ही हूँ। तो अभी हम 9 नवंबर को फिर से एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और इस रैली का सिर्फ 2 टारगेट है: कर्मचारी अंशदान की वापसी ब्याज सहित, वेदर रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट या स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट, कुछ भी हो, कैसा भी केस हो, कर्मचारी का अंशदान वापसी ब्याज सहित। हमें सरकार का लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, या फिर लमसम अमाउंट को 6 टाइम्स बड़ा कर दो, 6 गुना कर दो, हम लमसम अमाउंट ले लेंगे। कैलकुलेशन हमने, हाँ, जब सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट में 25 साल में पेंशन दे सकते हैं तो वॉलंटरी रिटायरमेंट पर क्यों नहीं। दीपक भारद्वाज जी, आपका एकदम क्वेश्चन सही है, इस बात को हम कई बार उठा चुके हैं कि इसीलिए उन्होंने, अगर देखिए, अगर कोई आदमी 25 साल की नौकरी करके ही रिटायर होता है तो भी तो 25 साल ही है नौकरी। आपका एकदम क्वेश्चन जायज़ है, क्योंकि ये तो मतलब जो है कोर्ट वाले, मेरे ख्याल से दीपक भारद्वाज जी कोर्ट वाले साथी हैं। तो जो आदमी 25 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहा है उसको आप 50% दोगे पेंशन, और जो आदमी 25 साल करके वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है उसको देने में दिक्कत है। तो बात तो एक ही हुई, नौकरी की अवधि तो दोनों केस में 25 साल है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत आपको महीने 2 महीने में ही किसी न किसी अमेंडमेंट में, किसी न किसी नोटिफिकेशन में, किसी न किसी गजट में देखने को मिल जाएगी। इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, और नहीं मिली तो 9 नवंबर के बाद हम हर हालत में इसको सरकार के जबड़ों से निकाल करके लाएंगे। दूसरी बात, बार बार हम कह रहे हैं कि हमें हमारा कंट्रीब्यूशन वापस चाहिए, हम नहीं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। 2-4% की बात होती, 4-5% की बात होती तो कहते कि चलो ठीक है, देश हित में कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो हम 5% छोड़ रहे हैं। लेकिन हम पूरे ज़िंदगी भर की कमाई, क्योंकि हमारा कर्मचारी 90% बहुत छोटी पोस्ट पे काम करता है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 और 6 तक काम करता है। उसके पास तो कॉर्पस ही कुछ इकट्ठा नहीं होता, उसकी तो सैलरी भी मतलब जो है महंगाई भत्ते और आज की जो इंडेक्स है उसके हिसाब से बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में उसका पैसा छीना जाना, ये तो मतलब जो है शोषणकारी है। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि 2-3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, जो नए जस्टिस साहब आए हैं अभी थोड़े दिन पहले,
उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, वो चाहे हाई कोर्ट के जस्टिस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जस्टिस हों, उनको 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से मिनिमम 1,13,000 की पेंशन फिक्स कर ली। उन्होंने ओपीएस का नाम भी नहीं लिया, बिना ओपीएस पर चर्चा किए उन्होंने इस आधार पर कि कोई आदमी अगर हाई कोर्ट का जज रहा है, वो चाहे एनपीएस में हो, चाहे यूपीएस में हो, चाहे किसी में हो, तो उसकी पेंशन किसी दूसरे जज से कम नहीं हो सकती। उसको उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन। देखिए, बड़ी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जजों ने बहुत ही चालाकी से कह लीजिए या स्मार्ट तरीके से उन्होंने ओपीएस का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ओपीएस बहाल वो नहीं करा सकते, तो उन्होंने ओपीएस का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि 2 जज रिटायर होते हैं हाई कोर्ट से, एक जज जो ओपीएस में है या और एक जज जो एनपीएस में है। तो ओपीएस वाले जज की जो पेंशन होगी, क्योंकि जज जो होता है उसकी कुछ बेसिक सैलरी होगी, तो उस बेसिक सैलरी का आधा होगा, यानी पहली जो बेसिक सैलरी हो गई उससे कम नहीं होती। दूसरा जज रिटायर हो रहा है, मान लीजिए वो एनपीएस में है, तो उसको मान लीजिए 10,000 की पेंशन बनी। तो जज ने ये दलील दी कि भैया जो एक दिन पहले रिटायर हुआ उसको 1,00,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो दूसरे दिन रिटायर हुआ उसी पद से रिटायर हुआ, वही न्याय करने वाला रिटायर हुआ, उसी सिस्टम से रिटायर हुआ, तो उसकी पेंशन 10,000 नहीं हो सकती, उसकी भी 1,00,000 रुपये होगी। इसे कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन। ये मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को साइड में रख करके 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से वो चाहे एनपीएस का जज हो चाहे यूपीएस का जज हो, उसकी पेंशन बराबर कर ली। तो ये उनका स्मार्ट तरीका था। हम उसी स्मार्ट तरीके की बात कर रहे हैं। हम सरकार से ये नहीं कहते कि भैया तुम पहले एनपीएस को ख़त्म करो और फिर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो, क्योंकि सरकार का भरोसा नहीं, वो उसका भरोसा नहीं कि अभी तो गजट आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, हो सकता है कल इसका नाम बदल करके ओपीएस कर दे इसी गजट का। अगर इसी गजट का उन्होंने नाम, मान लीजिए आज जो गजट आया है जिसका इन्होंने नाम रखा है कि इसका संक्षिप्त नाम रखा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन नियम 2025, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर दी नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2025, कहीं इसी का नाम बदल करके वो ओपीएस कर देते तो क्या ये ओपीएस बन जाता? तो हम इस तरीके पे काम नहीं करते। हम ये कहते हैं आप चाहे इससे 3 गुना और लंबा नाम रख लो, चाहे छोटा रख दो ओपीएस, हमारा कंट्रीब्यूशन वापस देने का प्रावधान कर दो ब्याज सहित, और 20 साल पे 50% की पेंशन का प्रावधान कर दो, बस इतनी सी बात है। बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो 9 नवंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले एक बार फिर से हम नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और देश भर के इसमें कर्मचारी इकट्ठे होंगे। यहाँ इस बार जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल तक के लोग होंगे, गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक के लोग होंगे, और करीब करीब 18 से 20 राज्यों के कर्मचारी होंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कम से कम 28-30 डिपार्टमेंट के लोग होंगे। और हम जैसा भी करेंगे, हम ये वादा करते हैं कि उस आंदोलन के बाद भी कुछ न कुछ लेके आएंगे। हम सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत, पहला फोकस उस पर है। दूसरा फोकस कर्मचारी का पूरा अंशदान वापस हो, इस पर है। तो ये 2 चीज़ें हैं। हमें पूरा भरोसा है अगर आपने साथ दिया 9 नवंबर को पूरे दिल से, तो हम आपको 1 जनवरी 2026 को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब ने इतने ध्यान से सुना। एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मैं फिर से अपना एक नया नंबर बोलूँगा क्योंकि मेरा पुराना नंबर बैन कर दिया गया है। कौन रिपोर्ट करने वाले हैं, कितने लोग रिपोर्ट करने वाले हैं, क्यों रिपोर्ट करने वाले हैं, कुछ नहीं पता है उसका, ना उस चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन नया नंबर अब शुरू कर रहे हैं, उससे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। वो है 8851 280992 88 512 80992। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।